अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब हसनात मलिक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट हामिद खान। जब बड़े फ़ैसले होते हैं और बुरे फ़ैसले होते हैं तो लामहला उन्हें तब्दील भी करना पड़ जाता है, जिसको हम यू टर्न भी कह सकते हैं। मगर कभी कभी कुछ फ़ैसलों का अंजाम बहुत से लोगों को पहले से पता होता है। एक ऐसा ही फ़ैसला हाल ही में हुआ था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खुफिया अदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुत्तला किया था कि उनको खुफिया इदारे हरासा कर रहे हैं, उनके अहल खाना को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके अहल खाना पर तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट किए। उस ख़त के ऊपर एक फुल कोर्ट का इजलास इंतज़ामी साइट पे हुआ और फिर ये तय हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाएगी। मुलाकात हुई और फिर ऐलान हुआ कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा उन 6 जजों के उस ख़त के ऊपर उसकी तहकीकात के लिए, जिसकी सरबराही साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम जो है कुराए फ़ाल में निकला। आज की खबर यह है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इनकार किया, मगर उससे पहले ही चंद लम्हे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान हुआ कि अब ये मामला इंक्वायरी कमीशन में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद कार्रवाई करेगी। सो मोटो नोटिस लेके बुध को एक 7 रुकनी बेंच 6 जजों के उस ख़त का जायज़ा लेगा और उस पर मज़ीद तहकीकात का आगाज़ करेगा। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन से बहुत से वकला भी मुतमईन नहीं थे, बहुत से तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे थे कि ये जान छुड़ाने वाली बात है। मगर अब जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है तो कम से कम अब 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बज़ाहिर महफूज हाथों में चले गए हैं। तो एडवोकेट हामिद खान साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बज़ाहिर ये फैसला पहले फैसले से तो बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल सही है। ये जुडिशल मैटर जो है ये किसी एग्जेक्टिव के कमीशन के पास नहीं जा सकता। उसकी तो ना जुरिस्डिक्शन थी जो कमीशन ने 2017 के कानून के तहत बनाने की कोशिश की, ना ही वो किसी तरह भी जुडिशल मैटर में किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। लिहाजा ये वैसे ही टोटली मिसकंसीव था इस किस्म का कमीशन मुकर्रर करना जुडिशरी या जजेस के मामलात को सामने रखते हुए। ये मामलात तो या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सबसे बेहतर कि सुप्रीम कोर्ट खुद करे, वही बेहतर है। और यही वकला की तकरीबन मुल्क भर में राय थी कि आप खुद इसमें सो मोटो लें और खुद इस सारी चीज की इंक्वायरी करा के और मुनासिब फैसले करें और प्रोटेक्शन दे जजेस को। और जो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, जो लोग मुदाखलत या ब्लैकमेल की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा से वज़ीर की आज़ादी के साथ इस तरह से मुदाखलत न की जा सके। अच्छा हामिद खान साहब, आपके नज़दीक अब उस इंक्वायरी कमीशन का बनेगा क्या? क्योंकि इंक्वायरी कमीशन के जो सरबराह थे वो तो पीछे हट गए हैं और वफाकी काबीना ने ये इंक्वायरी कमीशन बनाया था, तो क्या अब इंक्वायरी कमीशन ख़त्म हो गया है? खत्म हो गया है जी, वो फैसला ही खत्म हो गया है। और खत के बाद ये भी क्लियर हो गया है जो चीज है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता, ये मामला अदलिया से मुतल्लिका है, ये 2 अदारे हैं और दोनों आईनी अदारे हैं, ये उनके जो है जुरिस्डिक्शन में उनके हवाले है। आप इसमें इस तरह का कमीशन कैसे ला सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि खुद ही उनकी जो मूव थी ये जिलानी साहब ने अंडू कर दी है अपनी इस खत के साथ। ठीक है हसनात मलिक साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्यों बदला? देखें जी, एक तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से हुकूमती अहदेदारों ने जब रब्ता किया, उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट ने आपका नाम एंडोर्स किया हुआ है। जब उन्होंने रब्ते इधर उधर किए तो उन्हें पता चला कि फुल कोर्ट में तो जिक्र ही नहीं हुआ उनके नाम पे। तो वो 2 दिन पहले ही डिसीजन कर चुके थे कि मैं नहीं हूँगा, इसका हिस्सा बनूंगा। और इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कल पता चल गया था कि अब ये जिलानी साहब नहीं है। लेकिन साथ ही जो जिलानी साहब ने लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने सारी मूव, मैं बल्कि समझता हूँ कि
ये जो फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देख रहा था, इनको भी कानून बताया और मेन के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है सीरियल फीचर है, और उसको आप किस तरह जजेस का मामला आप एग्जीक्यूटिव को भेज रहे हैं। तो उन्होंने जब ये चीज़ दिखाई है, और ये इनके लिए जो हुकूमती नैरेटिव है उसके लिए सेटबैक था, तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल के पास भी कोई ऐसा चारा नहीं कि क्या करते। अब सो मोटो इंटरनल भी इतना प्रेशर, अभी फिर जिलानी साहब इतला दिए हैं कि उन्होंने कहा फुल कोर्ट के जो मिनट्स हैं मुझे प्रोवाइड किए जाएँ। लॉ मिनिस्टर साहब से उन्होंने की रब्ता, वो मिनट्स बताया जा रहा है अभी तक जारी नहीं हुए। वजह यह है कि वहाँ मिनॉरिटी जो व्यू है वो भी एक्सप्रेस होगा, और उसमें बड़ा वाज़ेह है कि किस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायलेट होगी जब आप एग्जीक्यूटिव को ये मामला देंगे। अच्छा, तो जिलानी साहब को सही बात बताई नहीं गई, और जिलानी साहब ने उस पर बजाय वो सिंपल इनकार नहीं किया, उन्होंने साथ ये भी लिख दिया कि ये एग्जीक्यूटिव का काम ही नहीं है। अच्छा, अगर ये फुल कोर्ट जो इंतज़ामी साइड पे बैठी थी और 15 जजों ने फैसला लिया, गलत था या सही, फुल कोर्ट ने ये फैसला लिया, तो अब उस फैसले का क्या बनेगा जो फुल कोर्ट ने लिया था? क्या फुल कोर्ट दोबारा बैठी है और उसने फैसला तब्दील किया है, या जजों की 3 रुकनी कमेटी ने जो सीनियर तरीन जजेस हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उन्होंने फुल कोर्ट के उस फैसले को नज़रअंदाज किया है? देखिए, वो एक अलग चीज़ थी। कमेटी का तो मैंडेट है, कमेटी बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने सजेस्ट किया, और 2 जो मेंबर थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और फुल कोर्ट बन गया, और सो मोटो ले लिया गया, और बताया जा रहा है जो अवेलेबल जजेस हैं इस्लामाबाद में वो सारे इसका हिस्सा हैं। बस इससे साबित हुआ कि जो 3 जजों की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनेगी कमेटी है वो हावी है इंतजामी साइड पे 15 जजों के इजलास के। मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे उनके पास मैंडेट है, उस कमेटी के पास। वो मामला कुछ और था, तो वो जो 15 जजेस ने बैठ के फैसला किया था वो भी खत्म हो गया। ये मेरा ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस काजी फैसल को मानना पड़ेगा कि उनसे मिस्टेक हुई। जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे थे मामले को, उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हो रही थी, और जो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जो देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, बल्कि उनको वल्नरेबल कर दिया गया। उन 6 जजेस पे, उन पे आपने देखा होगा अटैक शुरू हो गए। हुकूमत ने कहा जी हम अब हर मामले पे उन पे ऑब्जेक्शन करेंगे, और हाई कोर्ट में भी जो जजेस थे उनको वो भी परेशान कि अब इस तरह का मामला हो तो बेहतर है कि कोई शिकायत ही ना करे। तो जब ये जिलानी साहब का आया और कोई इंटरनल ऐसी एक्टिविटीज़ हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर जो है बज़ाहिर ये लगा कि इस पे यू टर्न। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी सिर्फ स्ट्रेटजी में फ़र्क है, जो मेन जो सोच है, जो अप्रोच है, उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं। अच्छा, वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक मौजूद हैं। हसनात मलिक, अब क्या होगा कानूनी तौर पे 7 जजेस की पहले दिन क्या कार्रवाई होगी? देखिए, यही तो मेरा ख्याल है कि केस बुध को रखा गया है कि स्ट्रेटजी इवॉल्व होगी अब जजेस की तरफ से, और कोशिश की जाएगी कि एक यूनिटी बरकरार रहे। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस बेंच में 1-2 जजेस वो हैं जिनका मौक़िफ़ डिफरेंट था फुल कोर्ट में। तो अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि ये जो जजेस के रिमार्क्स हैं ये किसी सियासी जमात का नैरेटिव के फ़ायदे में होंगे, उनका नैरेटिव को तक़वियत मिलेगी, किसी को नुकसान होगी। और फिर ये लाइव भी जाएगा? लाइव चांसेस तो यही हैं कि अमूमन हर केस 184(3) का लाइव होता है। अब देखना है कि मौजूदा इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल क्या जिलानी साहब के उस लेटर के बाद या कोई और डेवलपमेंट के बाद सो मोटो लिया है, क्या वो उनके जो रिमार्क्स हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या इन जजेस के साथ कोई सॉलिडेरिटी होगी, या वो समझेंगे कि ये कटहरे में है, इनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो रिस्पांस जस्टिस काजी फैसल ने की जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आई, और ऐसा लगा कि ये जजेस अब ट्रायल पे हैं और हुकूमत प्रोसिक्यूशन को। मगर वो वफाकी काबीना का फैसला, वो फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग का फैसला, चीफ जस्टिस का एलामिया, वो सब तो हवा हो गया। मेरा ख्याल है कि अब कवर अप अगर करें भी कि जी अब फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख के कमीशन बनाए, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा कि क्या कौन सा जज। देखें, इसमें बड़ा मुश्किल है। उसका फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी ना, कोई सिटिंग जज भी लगा सकते। बिल्कुल। अब इसमें जो मुझे लग रहा है कि वो तो अटॉर्नी जनरल को नोटिस होगा, अटॉर्नी जनरल से पूछा जाएगा कि ये मामला है, लेटर के में भी कंटेंट पढ़े जाएँ, उन पर रिमार्क्स हों, क्वेश्चन आए, और फिर एक नोटिस चला जाए। मे बी अब नोटिस किसको जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जाएगा, या अब इसमें बहुत से फरीक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी फरीक हैं, 6 जजेस अलहदा फरीक हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगा है वो भी फरीक हैं। इल्ज़ाम एजेंसियों पे लगा है कि ISI के सरबराह को जाएगा या वजारत दिफा को जाएगा, किसको नोटिस जाएगा? यही मेरा ख्याल है कि अब चीफ जस्टिस काजी फैसल देखते हैं क्या वो इस मामले में वो किस तरह लेके चलते हैं, क्योंकि 6 महीने में एक मिसाली तल्लुकात उनके एग्जीक्यूटिव के साथ हैं।
एग्जेक्टिव किसी मामले में भी उन्होंने एम्बेरस उनको नहीं किया, बल्कि उनको सपोर्ट ही किया। अच्छा, तो अब देखते हैं कि वो कैसे इसको डील करते हैं। अब दूसरे ये बताइए, ये 7 जजों का बेंच है, एक मुतालबा ये भी आ रहा था कि फुल कोर्ट होनी चाहिए। अब बज़ाहिर ये जो कॉज लिस्ट आई है उसमें लिखा है कि ऑल अवेलेबल जजेस एट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद, यानी कि ये दस्तयाब जजेस थे। और क्योंकि एमरजेंसी बेसिस पे सब कुछ करना था और होना था, तो इसलिए फौरी तौर पे तो ये 7 जजेस अवेलेबल थे। इट मीन ज़्यादा होते तो ज़्यादा का बेंच बन जाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई बन जाती। लाहौर के जजेस तो आ भी सकते थे, लाहौर के जजेस को अगर कहा जाता तो वो आ जाते 2 दिन की छुट्टियों पे चले गए बच्चों। नहीं, वो एक हेयरिंग मेरा ख्याल है हेयरिंग फिक्स कर देते फुल कोर्ट की ईद के बाद हेयरिंग हो जाती, या वो चले फिर उसके बाद जब आएंगे ईद के बाद अगली हेयरिंग में भी आ जाए। बज़ाहिर ये लग रहा है कि देखना है कि अब उसमें जजेस के रिमार्क्स क्वेश्चन जो करेंगे वो क्या होंगे, वो किस तरफ साइड, क्योंकि ये असल चीज़ है। आपको पता है पाकिस्तान में तो नैरेटिव ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रोसीडिंग से जो नैरेटिव तकवीयत किसको मिलेगी। ठीक है, वो अब ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, क्या वो भी बतौर फरीक पेश होंगे या उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे, क्या वो ज़ाती तौर पे पेश होंगे या उनके वकला पेश होंगे, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को अगर नोटिस जाता है तो अब उसमें 2 फरीक हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका अलहदा एक मामला है उस पर, और दूसरा 6 जजेस हैं। अब देखना है कि ये रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कोई प्राइवेट वकील एंगेज करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं जजेस के साथ। अमूमन चांसेस ये हैं कि फिर तो वकील 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अलहदा जिम्मेदारी बन रही है, इन 6 जजेस की अलहदा बन रही है। या ये है कि मामला उस तरफ जाए ही ना जाए और बस ये रिमार्क्स ऐसे ही आए और फिर हुकूमत से पहले जवाब तलब किया जाए और केस लंबा किया जाए 2-3 हफ्ते के लिए, और उसके बाद इसी तरह चला पेंडिंग रखा जाए, ताकि असल बात यह है कि आप मैसेज अपनी जुडिशरी 126 जजेस को क्या दे रहे हैं, वो असल चीज़ है, वो अब इस हेयरिंग में इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फ़ाइनल फैसला भी आ सकता है, वो आएगा फ़ाइनल फैसला अगर ये हो कि जी जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में कहा कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये वो चीज़ें तो ये भी हो सकती हैं। असल मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जाया जाए कि जी इन जो इल्ज़ामात लगे हैं उस पर खुद ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो जवाब लेगी और उनको एजुडिकेट करेगी, वो मेरा नहीं ख्याल कि उस तक जाए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में खुफिया एजेंसियों और ख़ासतौर पर ISI के हवाले से बड़े बड़े फ़ैसले आए। हमने असगर खान केस में देखा, बहुत बड़े फ़ैसले आते रहे। FIA को मार्क हुई, FIA ने कहा कि जनाब हमें GHQ तक रसाई हमें नहीं दी गई, फिर उनको रसाई मिली। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के जब केस चल रहा था तो फुल कोर्ट का ये फैसला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेमिसेस है उसमें एजेंसी का कोई ऑफिशियल दाखिल नहीं हो सकता। और आपको याद होगा जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए तो एजेंसीज के लोग उनके लिए मुश्किलात थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, तो वो जजमेंट भी अभी फील्ड में है। तो ये माजी में चीज़ें रही हैं, अब देखना है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं वो क्या। और दूसरा आप देख लें कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की जाए, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। बिल्कुल, वो भी नहीं हुआ। अब देखना है कि मेरा ख्याल है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है, उसमें इतनी कोई लंबी ज़्यादा चलें ठीक है, उसमें लेजिस्लेशन करके आप पीनल कॉन्सिक्वेंस की बात कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह का करेगा तो सज़ा उसमें मुख्तस हो सकती है कि जो इस तरह की अप्रोच करेगा। तो अच्छा, अब इसके प्रोसीजर क्या है असनाद? एक ये कहा जा रहा है कि अब 6 जजों को सबूत भी देने होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट जब सुओ मोटो कार्रवाई करती है और सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है कि तमाम इदारों से वो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मांग सकती है, तो ये 6 जजों को सबूत देने होंगे, और वो सबूत इकट्ठे कैसे होंगे, वो किस किस्म के सबूत होंगे? मिसाल के तौर पे एक इल्ज़ाम ये है कि एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें बिजली के झटके लगाए गए, उनसे वीडियो बनवाई गई। अब इसका सबूत क्या होगा, और क्या उस जज ने वो सबूत देना है या फिर उनके ब्रदर इन लॉ को तलब किया जाएगा, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर वो नाम लेंगे? तो क्या सबूत देना जजों का काम है या सबूत ढूंढना और इन्वेस्टिगेट करना सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी होगी? देखें, जजेस के बारे में तो ये भी है कि आप प्रिज्यूम ये करें क्योंकि उन्होंने ओथ लिया हुआ है तो वो सच बोल रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि वो, अब हमें तो यही करना चाहिए कि वो जज जो हैं वो जो बात वो कर रहे हैं उन्होंने ओथ लिया हुआ है आइन कानून को प्रोटेक्ट करने का, तो वो उन सच बोल रहे हैं। अगर ये इस मामले नहीं, ये बात तो नहीं है, सच बोलने की एजम्पशन नहीं है ओथ के अंदर। ओथ के अंदर है आइन और कानून के मुताबिक, यानी जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, देखिए अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उन्होंने अपने देखिए ना फिर ओथ की वायलेशन की है तो वो फिर ओहदे पे नहीं रह सकते, यही हो सकता है। नहीं, वो तो जब साबित हो तो तब ना। तो फिर साबित बहुत सारे जराइम साबित नहीं होते
और इल्ज़ाम लगाने वाला, इसका ये मतलब नहीं है कि इल्ज़ाम लगाने वाला जो है वो जेल में चला मेरा ख्याल है कि मतीउल्लाह जान साहब इसमें जो बर्डन है दूसरी साइड पे है कि वो साबित करें कि ये जज झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं है कि जज साबित करें, क्योंकि रियासत पे इल्ज़ाम है बिल्कुल, और सारा एविडेंस रियासत के पास है। मेरा ख्याल है यही बात है कि बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गया है रियासत पे। जब इल्ज़ाम जो है रियासत पे लगे जी जी, तो फिर रियासत का इनोसेंट साबित करना रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब इसमें क्या आम लोग पे इल्ज़ाम लगे तो आप कह सकते हैं इल्ज़ाम लगाने वाला इसमें TOR बने हैं कि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व है, कोई ऑफिशियल तो बताएं। अब इसमें ये है कि इंक्वायरी कमीशन का TOR, बिल्कुल इंक्वायरी कमीशन में। अब इसमें ये बड़ा वाज़ेह है, जैसा आपने देखा कि बैनर लगे थे साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के खिलाफ, उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो कोई पेंटर था, कोई क्या था, उसके जो फाइनेंसर थे कोई और थे। अभी आपने देखा होगा अफसार आलम साहब के केस में पैसे देने वाला कोई और था, मारने वाला कोई और था। आखिरी जो है वो कहाँ तक चीज़ें पहुँची वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ये TOR कहा गया ना कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट का, तो ये भी बड़ी वैसे TOR बड़े दिलचस्प हैं। ये जो अल्फाज का इस्तेमाल किया ऐसे लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अगर कुछ साबित हो भी जाए तो कुछ ना हो सके। मतलब अगर इन्वॉल्व है भी तो वो जी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये तो डायरेक्टली तो नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये बताएं क्या दूसरे जजेस भी बोलेंगे दूसरी हाई कोर्टों में कोई ऐसी आपको आसार नजर आ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि डिपेंड करता है सो मोटो कार्रवाई में क्या मोटो की कार्रवाई पे। ये है कि वो बड़े क्लोजली देख रहे हैं सारे हाई कोर्ट के जजेस वो, और पहले दफ़ा मायूसी भी उनको हुई जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से, और उसके बाद हुकूमत जिस कॉन्फिडेंस से आई और उन्होंने कहा जी हम इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, और फिर जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई उन्होंने कहा जी ये मुनासिब नहीं है इल्ज़ामात, वो भी बड़ा ये ऐसे लगा कि 6 जजेस को हुकूमत ने के जो मामला। आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पे डिफेंसिव हो चुकी है? ये डिपेंड है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल की अप्रोच पे कि वो जो परसों हेयरिंग के दौरान क्या बात करते हैं उस पे बात है। अदरवाइज ये बात है कि 6 महीनों में जो हमने कोऑर्डिनेशन देखी है उनको डिफेंसिव होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताएंगे क्या जजेस तो जाग गए, कम से कम 6 जजेस ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, क्या कभी कोई सियासतदान भी हिम्मत दिखाएंगे, कोई ऐसा खदशात लिखेंगे? मेरा नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से तौबा करते हैं। यही होता है कि जिसको फ़ायदा होता है। अब PTI को इस 6 जजेस के जो लेटर पे फ़ायदा, तो वो बोल रहे हैं नून लीग उनको कंडेम कर रही है। जब शौकत सदीकी के मामले में नून लीग उनके साथ थी, PTI खिलाफ थी, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के मामले में, अच्छा, शौकत सदीकी साहब का मामला भी सुओ मोटो में देखा जा सकता है। ये ख्वाहिश है हुकूमत की, लेकिन वो TOR में नहीं डाला गया। असल हुकूमत का ये है कि TOR तो इररिलेवेंट हो गया ना। जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो है, उनको TOR की जरूरत तो नहीं। देखें बात ये है कि अब कोशिश तो ये होगी कि मिट्टी पाओ वाली, लेकिन इसमें अब बहुत से किसकी कोशिश होगी? असल में मतीउल्लाह जान साहब बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म भी होनी है, एग्जीक्यूटिव के साथ चलना भी है। बड़ा मुश्किल है जुडिशरी के लिए कि वो जुडिशियल रिफॉर्म, जो बड़ी बड़ी रिफॉर्म, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होने वाली है, तो होने की बातें हो रही हैं, तो वो बड़ी ज़रूरी है कि आप इस एक सेम पेज को ख़राब ना करें। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो है कोशिश की जाएगी कि बस इसी तरह चलाया जाए। मगर सेम पेज को ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर वो आइन के मुताबिक है, अगर आइन के मुताबिक नहीं है तो उसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। बात हो रही है जजों की हिम्मत की, और क्या सियासतदान भी हिम्मत दिखाएंगे? एक ऐसे ही सियासतदान से आपकी मुलाकात करवाते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम सहाफ़ी में अब बात होगी एक बड़े सियासी से, और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। भाई साहब, आपको हम नून लीग का रहनुमा कह सकते हैं या आपने इस्तीफ़ा दे दिया नून लीग? मेरा कभी रहनुमाई का दावा नहीं था। तो अब हालात इतने बिगड़ गए कि कोई भी रहनुमाई का दावा नहीं। सियासी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, अब हम बड़ा ज़ुबानी लफ्ज़ है। तो अभी आप नून लीग में हैं? वैसे नहीं, मैं नहीं हूँ नून लीग में। इस्तीफा दे दिया आपने? मैं इस्तीफे नहीं होते जमातों से, मैं सियासत इत्तेफाक नहीं किया, इलेक्शन नहीं लड़ा। तहरीरी तौर पे मतलब कर दिया कि आपका नून लीग से कोई ताल्लुक? कभी ना आप ज्वाइन करते हैं ना आप छोड़ते हैं। अच्छा, कोई रुकनियत जो आपने नहीं भरी थी फॉर्म? रुकनियत मेरी नून लीग से बहुत पहले की रुकनियत है, मुस्लिम लीग की। अच्छा, रुकनियत फॉर्म भी नहीं भरा है शायद? नून लीग का रुकनियत फॉर्म नहीं भरा? नहीं, नून लीग का नहीं भरा। अच्छा, माशा, फिर भी ये तो खैर एक एतमाद की बात होती है। नहीं, एतमाद की नहीं, मैंने 1985 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शिरकत की थी। अच्छा, तो फॉर्म मेरे पास आज भी मौजूद है, गुलाम हैदर माइन साहब के
मतलब नून लीग की, मुस्लिम लीग की आप कभी रुकनियत फार्म आपने नहीं भरा? नहीं, उठा ही नहीं। जो लोग वहाँ से आए थे वो नून लीग में शामिल हो गए, फिर IGI बनी थी, बीच में इत्तेहाद था। देख लें आजकल सुप्रीम कोर्ट बड़ी स्ट्रिक्ट है पार्टी के आइन और रुकनियत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का अपना मिजाज है, आज स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी स्ट्रिक्ट नहीं होते। बात ये नई सियासी जमात की क्या कहानी है? मतलब ये पहले भी तो जमातें बनती रही हैं, आपकी जमात कैसे बन रही है? सड़कों से बन रही है, ड्राइंग रूम से बन रही है, कैसे बन रही है? देखिए, सड़कों से बने या ड्राइंग रूम से बने, मकसद होना चाहिए। तो हमने काफ़ी अरसे से मुशावरत से जारी थी कि नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए, और मैंने हमेशा कहा कि ज़रूरत है। तो बहुत से दोस्त हैं, उनसे मुशावरत हुई है, तो अब सबके ख्याल है कि जमात नई बननी चाहिए। और क्योंकि जो 3 बड़ी जमातें आज, इनके पास सब कुछ सरमाया नहीं है कि ये कुछ मुल्क के मसाइल हल कर सकें या आवाम की तकलीफ दूर कर सकें। तो एक बेहतर सोच, बेहतर फिक्र के साथ इंसान आए। तो हर नई पार्टी जो आती है वो यही कहती है कि हमारी नई सोच है, नई फिक्र है। पुराने लोग होते हैं, नाम क्या होगा पार्टी का वैसे? नाम वो भी जब कोई कायद लीग, कोई जना लीग, कोई जब अप्लाई करेंगे तो आपको नाम भी मिल कोई जाएगा। मुस्लिम लीग का नाम होगा या नया नाम होगा? देखो, वो जो भी फैसला होगा मुशावरत से ही होगा। अच्छा, कोई नजरिया या सोच तो तय हो गया होगा? जी, सोच यही है कि मुल्क के मसाइल की बात की जाए, मुल्क में इस्लाह की बात की जाए, निज़ाम को ठीक करने की बात की जाए। तो एक बेहतर सोच और बेहतर तजर्बे वाले लोग होंगे इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि अपना किरदार अदा कर सकेंगे। ये नई पार्टी जो है ये किसके वारिस होगी? कायद-ए-आज़म के जो बहुत से वारिस हो गए हैं, आप तो किस नज़रिए, किस सोच को लेके चलेंगे तारीखी एतबार से? आइन की विरासत का सोच रहे हैं, मतलब 73 के बाद आइन जो है ना उसकी विरासत। तो क्योंकि आइन अब जो है वो मफलूज है, बूढ़ा हो गया है। अगर नई पार्टी ज्वाइन करनी थी तो PTI भी थी, आप PTI ज्वाइन कर लेते हैं। नए लोग PTI से मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जो PTI ने अपनी परफॉर्मेंस दी है वो भी आपके सामने है। तो इसलिए हमारे ख्याल है कि एक नई सोच के साथ इसमें आना चाहिए। जो जमातें बनी, आपने ठीक कहा, जमातें बनी हैं, उनकी भी आप मकसद भी देख लें और उनकी हालत भी देख लें। वो एक मखसूस मकसद के लिए बनती हैं। PPP पार्लियामेंटेरियन बनी थी, फिर काफ लीग बनी है, फिर ये IPP बनी, मिर्ज़ा खटक साहब ने बनाई। बीच में भी 2-4 जमातें बनी थी। कभी वो जनूबी पंजाब मुहाज बना था, इस किस्म की चीज़ें। तो हमारा वो मकसद नहीं है। इंशाल्लाह एक संजीदा जमात मुल्क के मसाइल के हल के लिए। नहीं तो ये सारी जमातें एकदम से गैर संजीदा कैसे हो गई? क्या नून लीग की कश्ती डूबने वाली है क्या? नहीं, कश्ती डूबने, नून लीग इक़्तिदार में है। अच्छा, इक़्तिदार में तो कश्ती नहीं डूबती ना। ये भी कोई इक़्तिदार नहीं, वो आपका ख्याल है, वो तो इक़्तिदार में है। वज़ीर-ए-आज़म भी है। आप भी तो कहते हैं ना ये इक़्तिदार तो नहीं है जो होना चाहिए। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। जब आपका मैंडेट ही मशकूक हो तो फिर इक़्तिदार तो ना हुआ ना। अब आपने कुर्सियां हैं ये समझिए। अब आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, या तो इलेक्शन लड़ के बात करते सर। नहीं, तो मैं भी इसी मैंडेट के साथ नहीं बैठना चाहता था ना। नहीं, इलेक्शन से पहले मैंडेट तय हो गया था, जी, सब तय था। तो इसलिए आप इलेक्शन नहीं लड़े? नहीं, मैं उस सियासत इत्तफाक नहीं करता जो मुस्लिम लीग नून ने अपनाई। जिस दिन उन्होंने वोट की इज़्ज़त दो की सियासत छोड़ दी और इक़्तिदार के असूल की सियासत शुरू कर दी, तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें ये मिफ्ता इस्माइल, बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर, ये सब लोग, और भी लोग, लतीफ़ खान खोसा साहब भी होंगे, और सारे जो आपके री इमेजिन पाकिस्तान। खोसा साहब से नहीं कोई हमारी बात की। और कौन कौन है लोग हैं? कोई इंपॉर्टेंट अभी खुफिया रखा जा रहा है? नहीं, खुफिया नहीं है, कोई बंदे तोड़ेंगे अभी? दोस्तों से बात हुई है, नहीं तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो अपनी सोच के साथ आएगा वो है। जमात एक दिन में नहीं बनती, साथ साथ जब आप जमात बनाएंगे उसके बाद लोग आपके साथ शामिल होंगे, सफर होता है। इसका मरकजी दफ्तर मरी होगा, पिंडी होगा, जहाँ आप कहें बारकों में रख लेंगे। आपका घर तो है ही है। नहीं, वैसे बहुत जितनी भी सियासी जमातें बनी हैं, आप भी इस बात की गवाह हैं कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार रहा है। चाहे वो इवन के भुट्टो की जमात के लिए भी कहा जाता है, वो भी एक गमला था फील्ड मार्शल अयूब खान की नर्सरी का। और फिर उसके बाद आप देखें नून लीग का ज़िया-उल हक की नर्सरी का, इमरान खान का जनरल बाजवा की और जनरल पाशा की नर्सरी का नाम लिया जाता है। तो आपकी जो पार्टी है ये कैसे आ जाएगी? ये किसकी नर्सरी में है? हम वो जमातें पढ़ चुके हैं ना, नर्सरी, पहली, दूसरी, 5वीं। वो सब जमातें हम पास कर चुके हैं। कैसे यकीन करेगा कोई कि ये एस्टैब्लिशमेंट की नर्सरी आप देख लें, सोच आपके सामने होगी, आपको नजर आ जाएगी। मसलन क्या, एक कोई लाइन आप बताएं ना कि क्या सोच है जो बाकी पार्टियों से डिफरेंट है? दावे तो सब एक जैसे ही करते हैं। नहीं, दावे हमारे दावे नहीं है ना। हम तो आपको एक रिफॉर्म का प्लान भी देंगे। अच्छा, हाँ, एक रास्ता भी दिखाएंगे कि मुल्क कैसे ठीक होगा। और सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से क्या प्लान आपका? आइन है, आइन आपकी रिलेशनशिप आइन पे बेस्ड है।
आपकी रिलेशनशिप जो है वो कलूजन या कन्फ्रंटेशन पे बेस नहीं होनी चाहिए। ना आपने मिलकर आइन को तोड़ना है, ना आपने कन्फ्रंटेशन करनी है, आपने मुल्क के मसाइल की बात करनी। मैं नहीं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की नीयत भी मुल्क के ख़िलाफ़ होती है। सबकी नीयत यही होती है कि मुल्क चल सके, मुल्क तरक्की कर सके, अवाम की तकलीफ दूर हो, लेकिन जिस जो रास्ता अपनाया जाता है उससे वो मामला हल नहीं होता। ये वही आइन है जिस आइन के तहत बतौर वज़ीर आज़म आपने जनरल फैज़ को कहा था कि जाके मुज़ाकरात करें, फैज़ाबाद में सियासी मुज़ाकरात करें, दस्तखत भी दें, ज़ामन भी बने, ये वही आइन है जी। मैं जिसके तहत आपने हुक्म दिया था फौज को कि जाके। नहीं, मैंने हुक्म किसी को नहीं दिया था। अच्छा, एक मामला था, उसको तय करना था। तो जो मेरे वजीर थे वो उनसे बातचीत कर रहे थे। अच्छा। तो जो उन्होंने मुनासिब समझा वो मैं उसको सारे बात की तायद भी करता हूँ, कबूल भी करता हूँ। उसको आप गलत समझे नहीं। तो ISI भी इस मुल्क का हिस्सा है। हाँ। ISI अगर आप तो इमरान खान भी यही कहते थे जब वज़ीर आज़म थे। नहीं, मैं आज भी कहता हूँ कि जिसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपका मकसद, आपका काम है। आपने सही एक रोल है। एक मामले को तय करना था, उस मामले को तय किया गया। अच्छा, आपके दौर में ये जजों का जो खत आया बड़ा खौफनाक है भाई साहब। ये मेरे दौर में नहीं आया। नहीं, आपके दौर में नहीं आया, लेकिन आपके दौर में भी इस तरह के वाक़यात होते थे, एजेंसियां दबाव डालती थी अदलिया पे, जजों पे। आप जब प्राइम मिनिस्टर थे, पनामा केस में क्या हो रहा था आपको कुछ पता नहीं था बतौर वज़ीर आज़म? क्या पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों पे जनरल फैज़ वगैरह का दबाव था? यार मेरे पास कोई दबाव का सबूत नहीं सबूत है। अब जजेस ने खुद बात कर दी है। दबाव तो सबूत सबूत कानून आपकी कोई आइज एंड ईयर्स कोई इंटेलिजेंस भी आपको बताते हैं, आपको आइडिया होता है, लेकिन आप बात उसी पे कर सकते हैं जो आपके पास दलील हो, सबूत हो। बात यह है कि हमारे मुल्क में 40-45 साल मार्शाल्लाह रहा है, रवायात आइन से हट कर चलती हैं। आप कितना उस मामले में अपने आप को मुलव्वस करते हैं, बात उस पर होती है। आपके दौर में ऐसा आपको पता था हो रही है चीज़ें? देखिए, ये इन चीज़ों की खबरें आती थी, ये होता रहा है माजी में, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं होता और ना ये देर पा होता है। तो ये जो 6 जजों ने वाक़यात बयान किए तो बड़े खतरनाक, खौफनाक है। ये काबिल कबूल है आपके? जी नहीं, उन्होंने बयान कर दिया ना। अब जिस पे दबाव पड़ा है वो खुद बोल रहा है। मैं दबाव आप पे बात मैं करूँ, उसका कोई मकसद नहीं है। मतलब वज़ीर आज़म का कोई काम नहीं है कि अगर उसे पता भी हो तो जब तक जिस पे दबाव है वो ना बोले, वज़ीर आज़म क्यों बीच में पंगा ले? शिकायत नहीं करेगा वज़ीर आज़म तो कोई अकले कुल या ताकत कुल तो नहीं होता ना। आप पे तकलीफ होगी, आप कहेंगे मुझ पे दबाव है। इल्म में तो होता है ना आपके कि वाक़यात हो रहे हैं। इल्म की नोयत क्या होती है उसको देखना पड़ता है ना। इल्म में तो बहुत सी बातें होती हैं, आपको इंटेलिजेंस रिपोर्टें भी आती हैं, आपको दीगर ज़राए भी होते हैं, लेकिन वो आपके पास कोई सबूत नहीं होता। आप एक्शन उस पर लेते हैं जिसका आपका कोई एक हद तक सबूत मौजूद हो। लेकिन आपको पनामा केस में ये जो मामला है, पनामा केस मुझसे पहले हो चुका था। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने खुद शिरकत की GIT के अंदर। उस वक्त ये बहुत से अफराद की राय, मैं भी शामिल था कि GIT के मत आप इसमें सही है, उन्होंने मुनासिब समझा, ये उनका फैसला था। ठीक है। अब जो बात है आपके इस जजेस की मामले की, इसमें उन्होंने शिकायत भी की और रास्ता भी बयान किया है। वो हमने पढ़ा नहीं, बदकिस्मती से, ना काबीना ने पढ़ा ना किसी और ने पढ़ा। शायद चीफ जस्टिस साहब भी उसको उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारा एक फ़र्ज़ मनसबी है इंसाफ करना, हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। दबाव कौन डाल रहा है? एग्जीक्यूटिव डाल रही है। तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस चाहते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना जब मई 2023 की? नहीं, अभी उस वक्त की बात है, अभी की बात मई 2023 की बात, जब भी है, जो भी हुकूमत थी। तो अब उस वक्त तो आप भी नाराज नहीं हुए थे अपनी लीडरशिप से? आप भी उस वक्त मेरी आज भी कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा। मेरी सियासत से इत्तेफाक नहीं है जो उन्होंने अपनाई थी। मैंने 1 साल पहले ही बता दिया था। ठीक है। अब मुझे सर ये बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? क्या खुली अदालत में सो मोटो का जो एक्शन लिया है ये कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या खुफिया इदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए, या फिर आप उन्हें कुछ मार्जिन देना चाहेंगे? खुली अदालत में होनी चाहिए कार्रवाई? देखिए, अगर आपने हमेशा जुडिशल रिफॉर्म की बात करते हैं, ये एक जुडिशल रिफॉर्म का आपके पास एक मौका है। ये जुडिशल रिफॉर्म का मौका है, जुडिशल रिफॉर्म का, या ये एस्टैब्लिशमेंट को अपनी हदूद में रखने का एक मौका है? वो एक बात है ना कि जुडिशरी अपनी स्पेस को एस्टैब्लिश करेगी। यही जुडिशल रिफॉर्म होता है ना, कि आप अपनी स्पेस के अंदर रहकर उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर्स को। तो ये हल क्या है? आपने हल की बात की है ना। हल ये है कि फुल बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट का। फुल कोर्ट।
ये अगर आप छोटा बेंच बनाएंगे, सिलेक्टिव बनाएंगे तो फिर उंगली उठ जाएगी। वो ये कह रहे थे अवेलेबल यही थे और टाइम बड़ा कम था, इमरजेंसी थी, नहीं टाइम की जो आप मतलब वेट किया जा सकता जी बिल्कुल पूरा बेंच, वरना ये शक शुबे का शिकार हो जाएगा। जिस तरह जो कमीशन बना था वो कमीशन बेहतरीन काम भी करता है, लेकिन हमारे मुल्क में कमीशन जो हैं वो समझे जाते हैं कि जुर्म को छुपाने और मुजरिम को बचाने के लिए, यही होता रहा, ये होता रहा हमारा। तो ये बहरहाल ठीक हो गया। तो ये खुली अदालत और होना चाहिए? नहीं खुली अदालत में ये काम नहीं करना चाहिए। ये आपको इन कैमरा होना चाहिए, उसकी वजूहत मैं बयान कर देता हूँ। एक तो आपने सर्कस नहीं लगानी, ठीक है, ये मीडिया सर्कस नहीं है। लेकिन जो निज़ाम के साथ सर्कस लग रहा है उसकी खुली वो इजाजत है खुलेआम लगे? नहीं खुलेआम लगे, जो सर्कस लगाने वाले उनकी जवाब तलबी खुली अदालत। मेरी राय भी सुन लें, जी मैंने राय का इजहार कर रहा हूँ। जजेस को भी मीडिया पसंद है, वो भी चाहते हैं कल अखबार में आए वजीरा जान साहब, सियासतदानों की तरह वजीरा जान साहब कहें, सियासतदानों काम ही है, वजीरा जान साहब कहें जज साहब ने जबरदस्त बात की है, तो वो कमेंट्स वहाँ पर पास करते हैं। तो बात इशू से हट कर कमेंट्स पे आ जाती है, आज जज साहब ने ये कहा, फैसले में उसका कोई जिक्र नहीं होता उस बात का। इसलिए ये संजीदा बात है, एक आईनी बात है, एक आपके जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी है। लेकिन लोगों को अंधेरे में रखने हैं। अंधेरे में रिपोर्ट जब आ जाएगी तो आ जाएगी ना, जजमेंट आएगी ना। कितनी रिपोर्टें पब्लिक होती नहीं मेरे भाई, जजमेंट आएगी ना। आपने सर्कस लगानी, सर्कस लगा लें। तो बाहर के मुल्कों में तो बराह रास्त चीजें दिखाई जाती है, बड़े बड़े केसेस भी लाइव दिखाई जाते हैं। नहीं दिखाई जाती, बहुत सी केसेस नहीं दिखाए जाते। मगर जो हमारे मुल्क में हो रहा है अभी आवाम का कोई हक नहीं है जानना। आपकी राय है, मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया। नहीं वो बात सही है, आपने सर्कस लगाना है तो बिल्कुल ओपन अदालत रखें। पर आप इसे सर्कस कहेंगे, लेकिन सर्कस तो 75 साल से इस निजाम के साथ लगा हुआ है ना। आप अच्छे इश्यूज जो है वो दब गए हैं सर्कस के अंदर, तो आपने संजीदगी से, ये मामूली बात नहीं है, हमने इसको बड़ा मामूली ले लिया। चले हमें आपकी मेरी बात सुन, 5 हाई कोर्ट है मुल्क में, एक हाई कोर्ट के 75% जजेस ने कहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपने कमीशन बना दिया, 100% होगा तो फिर मामला ओपन होना चाहिए। नहीं, काबीना ने एक कमीशन बना दिया और जिसको हेड लगाया उससे पूछा भी नहीं कि तुम लगना चाहते नहीं लगना चाहते। मशावरत तो हुई इब्तदाई, लेकिन बाद में TORs पे इख्तिलाफ हुए। जो भी हुआ ना, तो वो इख्तिलाफ दूर करके बात की जाती है ना, तो संजीदगी उसकी यहाँ नहीं हुई ना। अब आपका काम ये है कि इस मामले की तय तक पहुँचने। 2 चॉइसेस हैं, ये सर्कस लगाएं या तय तक पहुँचें, ये आपकी चॉइस है। चलें, आप मुझे क्विकली सर ये बता दें कि आपकी जो सियासी जमात है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को कैसे रोकेगी? जजेस तो बोल पड़े, सियासतदान भी बोलेंगे, आप बोलेंगे अपनी जमात के, नई जमात के सियासतदान अगर वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। बोलता वही जिसके खिलाफ बात जाती है। इमरान खान साहब बोले थे 2018 में, तो इन बातों को मैं हमेशा कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बना दें। आपको सबसे बड़ा इम्तिहान इस मुल्क में सियासतदानों का ट्रुथ कमीशन है। सियासतदानों सिर्फ सियासतदानों जी, सियासतदानों ने बनाना है ना। अच्छा, कोई और नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता, आप नहीं बना सकते। जो लोग इक़्तिदार में हैं, आपका कमीशन एक्ट है, उसके तहत एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें सब हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। चलें, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अब आने वाली एक नई जमात के मुतवक्का सरबराह कहने चाहिए। ना मेरी जमात है, एक लोगों की जमात, सब लोगों की जमात है। फैसला दोबारा फिर भी जमात ने करना है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।